नमस्कार साथियों, जय हिंद आप सभी लोगों को। आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है, क्योंकि आज के इस प्रैक्टिस सेट में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है सेम आपको क्वेश्चन वही एग्जाम में देखने को मिले, तो प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सेशन के अंत तक जरूर जुड़े रहना। और बहुत ही कम समय में हम आपके साथ जीके जीएस के जो भी आपके 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है, तो प्लीज़ आप लोगों को अगर क्लास अंत तक देखने पर पसंद आए तो जरूर आप लोग अपनी इस वीडियो को बिना लाइक और बिना शेयर किए बिल्कुल ना जाना। और ये जो हम आपको 20 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराएंगे, जब आप इनके 20 प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन अच्छे से देख लेंगे तो इस बात की हम गारंटी दे सकते हैं जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एक अलग लेवल पर पहुंच जाएगा। इस तरीके की आपकी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है। तो याद रखना, इसमें से जो आपकी भारत की जलवायु को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है, तो आपका सहारा रेगिस्तान जो है ये आपकी भारत की जलवायु को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रहता है। अब यहाँ से एक बात आप लोग लिखकर रख लीजिए कि 2011 की जनगणना से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। तो याद रखना, पूछ रहा है आपसे शहरी क्षेत्रों में कितनी रहती थी जनसंख्या, तो इसका जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 31.16% जो लोग थे वो आपके शहर में रहते थे 2011 की जनगणना के अनुसार। अब देखते हैं क्वेश्चन 33 देखते क्या पूछता है। कहता है कुंद्रेमुख की खानें निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो याद रखना, कुंद्रेमुख मतलब कर्नाटक। तो याद रखना इसकी खानें आपके किस राज्य में स्थित हैं, तो आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहता है भारत में पहली जूट मिल कहाँ पर स्थापित की गई। तो याद रखना, जो आपके भारत में पहली जूट मिल के बारे में पूछा जाता है तो आप लोग इसका जवाब क्या देंगे, तो याद रखना रिसरा में जो है आपके भारत की जो पहली जूट मिल है वो आपके इसी स्थान पर स्थापित की गई है। जरूर आप लोग याद रखना इसका नाम। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आपसे क्या कहता है। 35 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि महाराष्ट्र में जो आपकी पाई जाने वाली काली मिट्टी का दूसरा नाम हम लोग किस नाम से जानते हैं काली मिट्टी को, तो जरूर याद रखना काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर हो जाएगा। तो इस तरीके से 35 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। तो याद रखना है क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका पहले नंबर में जवाब आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अब किसको किसको शामिल किया है, तो याद रखना पहला आपका हो जाएगा महाबोधि विहार और दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा, जो आपके ये ऑप्शन नंबर जो दे रखा है नालंदा में बौद्ध मठ। तो इसी तरीके से इसके दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। और ये जो है आपका कोई जो है विश्व यूनेस्को की धरोहर स्थल में नहीं शामिल किया गया है, किसके आपके विक्रमशील मठ का प्राचीन स्थल को। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका महाबोधि विहार हो जाएगा और नालंदा में बौद्ध मठ। ठीक है, तो जरूर आप लोग याद रखना इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं क्या कहता है आपसे। कहता है बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम कब स्वीकार किया गया था। तो याद रखना ये आपके बंगाल किराएदारी अधिनियम कब स्वीकार किया गया था, इसकी डेट आप लोग जरूर एक बार लिख लीजिए। तो इसको जो है 1885 में स्वीकार किया गया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 38 आपसे क्या पूछता है। 38 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया। तो बात बिहार की हो रही तो क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपके बिहार में जो है स्वराज दल का गठन आपके श्री कृष्ण सिंह जी ने किया था। फिर आपसे कहता है बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था। तो याद रखना वो आपका कौन सा क्षेत्र हो जाएगा जिसमें आपके फतेह शाही विद्रोह हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी क्वेश्चन है। तो आपके सारण क्षेत्र में जो है फतेह शाही विद्रोह हुआ था। फिर कहता है 40 नंबर बिहार विधान परिषद की पहली बैठक आपकी किस वर्ष हुई। तो याद रखना बिहार विधान परिषद की बात कर रहा है पहली बैठक के बारे में, तो जरूर याद रखना ये आपकी 1913 में हुई थी। तो आप लोगों से अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी, तो जरूर आप लोग याद रखेंगे वर्ष सन 1913 में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था। किस लिए भाई जो है रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था, चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ये जो है वैयक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना जो इसका लक्ष्य था, इसी वजह से आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका विरोध किया था आपके किसके, रॉलेट एक्ट का। तो इस तरीके से 51 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर आपसे अंतरिम सरकार आप लोग लिखकर रख लीजिए एक बात कि यहाँ से आपके एग्जाम में भी एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस टॉपिक को आप लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयार करिए।
तो अब क्या कहता है कि अंतरिम सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहला कहता है अंतरिम सरकार वास्तव में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी जिसके अध्यक्ष आपके वायसराय थे। यहाँ पर आपसे पूछा गया उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है, तो ये तो बात आपकी बिल्कुल सत्य हो जाएगी। फिर कहता है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उपयुक्त कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष थे, ये भी बात सही है। फिर कहता है उपयुक्त सरकार में रेलवे आसफ अली और रक्षा बलदेव सिंह, वित्त लियाकत अली खां को तथा गृह विभाग जो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दिया गया था, तो ये भी बात आपकी सही है। तो असत्य पूछा गया तो यहाँ पर कोई भी आपका असत्य नहीं है, तो इसीलिए इसका जवाब आपका ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। आप चीज़ों को समझ रहे होंगे अच्छे से। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज़ आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़रूर आप लोग वीडियो को शेयर करते चलना। कहता है किस गांधीवादी आंदोलन में चोरी चोरा कांड हुआ था, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपका गांधी जी का वो कौन सा आंदोलन था जिसके बीच में आपके चोरी चोरा कांड हुआ था, तो ज़रूर आप लोग याद रखना। वो आपका असहयोग आंदोलन के समय जो है आपके चोरी चोरा कांड हुआ था। अब याद रखना 53 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर कहता है हड़प्पा नीति का सृजक कौन था, तो अगर एग्जाम में पूछा जाए आपकी कि हड़प्पा नीति के सृजक कौन था, तो ज़रूर आप लोग इसका आंसर याद रखना। तो जो आपकी हड़प्पा नीति के सृजक थे वो आपके लॉर्ड डलहौजी जी थे। ठीक है, तो 54 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि मंगोलायट प्रजाति की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है जो उसे दूसरी अन्य प्रजातियों से अलग करती है, तो याद रखना इनकी जो है मुड़ी हुई तिरछी आंखें होती हैं, यही जो है इनको दूसरी अन्य प्रजातियों से अलग करती हैं। तो 55 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहता है गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों और संघों की कुछ गैर कानूनी गतिविधियों के लिए अधिक प्रभावी रोकथाम का प्रावधान करते हैं को भारत में पहली बार किस वर्ष लागू किया गया था, तो याद रखना ये आपके 1967 में लागू किया गया था। तो 56 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पॉलिटी में आपके सेम ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप ये 20 प्रैक्टिस सेट के पॉलिटी के क्वेश्चन कर लेंगे तो गारंटी ले सकते हैं आपको सेम एज इट इज पेपर में क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। कहता है भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता की अवधारणा को किस संविधान से लिया गया है, तो याद रखना बात हो रही है विधि के समक्ष समता की अवधारणा के बारे में, तो ये आपके ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, किस संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से। तो 57 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है, तो याद रखना ये आपके ऑस्ट्रेलिया से आपके भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विचार लिया गया है। 58 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहता है एक पिता अपने नौजवान बेटों और उसके किशोर मित्रों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में बता रहा था। पिता किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का प्रचार कर रहा था, तो याद रखना ये आपके किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का प्रचार कर रहा था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्टिकल 51A(F) में। ठीक है, तो आप लोग 59 नंबर क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन आपके मिलान वाला दे रखा गया है। इसकी सारी चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, तो चलिए देखते हैं। चलिए मिलान को हम लोग देखते हैं। कहता है सूची 1 को यह कह रहा है धूल के प्रकार हैं, ये आपके रोग के नाम है। तो अनाज की धूल जो है ये आपके कृषक की फुफ्फुस से संबंधित हो जाएगी। फिर कहता है तंबाकू की जो धूल है ये आपके किससे रिलेटेड हो जाएगी, तो ये आपको तंबाकू मतलब टोबेकोसिस। तो इसका जवाब आपका बी का सही रोग का नाम हो जाएगा। तंबाकू की धूल से आपका कौन सा रोग हो जाएगा, टोबेकोसिस। अब कहता है कपास की धूल से आपका कौन सा रोग होगा, तो कपास की धूल से अगर एग्जाम में पूछा जाए कौन सा रोग होगा, तो बायोसिनोसिस। बायोसिनोसिस कपास की धूल से आपका रोग हो जाएगा। फिर कहता है गन्ने की धूल से अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखना गन्ने की धूल से जो आपका रोग होगा वो आपका होगा बेगासोसिस। ठीक है, तो आप लोग इसके मिलान सारे समझ गए होंगे अच्छे से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 78 देखते हैं क्या कहता है। कहता है ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, तो जो आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम है ये आपकी किसकी कमी के कारण होता है, तो याद रखना ये आपके जो है 78 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा मीथीमोग्लोबिन के कारण आपका होता है कौन, ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो 78 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके नाइट्रेट के कारण भी होता है, इसको आप लोग जरूर याद रखना। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है, क्वेश्चन नंबर 78 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। निम्न में से किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व होता है, तो याद रखना इसमें आपके डाइटम का महत्व होता है। ठीक है,
डाइटम जो समूह है ये जीवों को डूबने से हुए मृत्यु का पता लगाने में महत्व है। ठीक है, डाइटम जो है किस समूह का जीव है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए ये कि डाइटम जो है ये आपके किस समूह का जीव है, तो ये आपके जो है शैवाल समूह का जीव हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 आपसे क्या पूछता है, कहता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्न में से किस गैस का अवशोषण होता है। तो याद रखना जब आपके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उस टाइम आपके CO2 गैस का अवशोषण होता है। तो 81 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है जल निकास को क्या कहते हैं जिसका pH मान आपके 2.0 से 4.5 के बीच होता है, उसको हम लोग अम्ल माइंस जल निकास कहते हैं। तो 82 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, किस दर्पण के लिए x का आवर्धन 1 से अधिक होगा, x को पहचाने। तो याद रखना इसमें से आपके किस दर्पण के लिए जो है आपकी जो है x का आवर्धन 1 से अधिक होगा, तो वो आपका कौन सा दर्पण हो जाएगा। तो जरूर याद रखना आपके अवतल दर्पण में ऐसा होता है। तो 84 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब कहता है कौन सा ऊर्जा का पिरामिड प्रतिनिधित्व करता है। तो इनमें से ये जो आपकी पिरामिड बने हुए कहता है कि ऊर्जा की पिरामिड का इसमें से कौन सा प्रतिनिधित्व करता है। तो याद रखना इसमें से आपका जो ऊर्जा की पिरामिड का प्रतिनिधित्व करता है वो आपका ऑप्शन नंबर बी करता है। ठीक है, इसी तरीके का आपका होता है ऊर्जा का पिरामिड। तो इस तरीके से इसका देखा जाए ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं। 86 आपसे कहता है किसी द्रव की तुलना में कोई ठोस जो है वो अपना आकार सरलता से क्यों नहीं बदल सकता है। भाई कोई तो वजह होगी, इसलिए तो नहीं बदल सकता है अपना आकार। तो इसकी वजह जो है वो आपका रीजन हो जाएगा इसके पीछे का, ठोस में अंतरा आणविक बल जो है वो आपका प्रबल होता है, इसी वजह से जो है ठोस अपना आकार सरलता से नहीं बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक पौधे में जड़ प्रणाली अच्छी तरह से कब विकसित होती है। तो याद रखना वो आपकी अच्छी तरीके से कब विकसित होगी, जब पानी का अवशोषण जो है बढ़ जाता है तभी आपकी जो है पौधे में जो जड़ की प्रणाली होती है वो अच्छी तरीके से विकसित होती है। तो 87 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर कहता है इनमें से कौन सा सही है। तो चलिए देखते हैं इनमें से आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो याद रखना pH बराबर जो है वो माइनस का log H प्लस इनमें से सही हो जाएगा, बाकी कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं। तो 88 का सही जवाब बी हो जाएगा। फिर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र विभाजन की सबसे लंबी अवस्था कौन है। तो याद रखना आप लोग एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। याद रखना इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके प्रोफेज हो जाएगा, जो आपके सूत्र विभाजन की सबसे लंबी अवस्था होती है। फिर कहता है निम्न में से कौन सा जाइलम का प्रकार नहीं है। तो इनमें से आपके जाइलम का जो प्रकार नहीं है वो आपका सिव ट्यूब नहीं होगा जाइलम का प्रकार, बाकी आपके सारे जाइलम के प्रकार हो जाएंगे। तो 90 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में से किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। तो आप लोगों को ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए वो आपका कौन सा मुगल बादशाह था जिसके अंतर्गत आपके जो है सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। तो याद रखना वो आपके औरंगजेब थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके 91 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं क्या कहता है। कहता है दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था। तो दलित वर्गों का जो संघ है ये आपके किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो याद रखना इनका नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा स्थापित किया गया था। तो 92 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई है। तो याद रखना जो आपकी इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक है अगर एग्जाम में पूछा जाता है किसके द्वारा लिखी गई, तो याद रखना 93 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 94 आपसे कहता है युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था। तो जो आपके युवा बंगाल आंदोलन था इसको आपके हेनरी विवियन डिरो जियो ने शुरू किया था आपके युवा बंगाल आंदोलन को। क्वेश्चन नंबर 94 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 आपसे क्या पूछता है। कहता है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले आपके प्रथम भारतीय कौन थे। तो जरूर आप लोग इनका नाम याद रखना, वे आपके मानवेंद्र नाथ राय जी थे। तो क्वेश्चन नंबर 95 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर कहता है इंडियन क्वेश्चन नंबर 96 क्या पूछता है। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस ने प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया था, इसका उद्देश्य क्या था। तो याद रखना ये जो आपका प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था इसका उद्देश्य था कि बाल विवाह को निषेधित करना। तो 96 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर कहता है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में कब किस के दौरान हुई थी। याद रखना जो आपके भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो आपके किस टाइम हुई थी। तो जरूर आप लोग याद रखना 97 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा बंग भंग विरोधी आंदोलन के समय में आपके स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी भारत में। तो 97 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
98 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्त के साथ मिलकर 1921 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना की थी? तो जरूर याद रखना, आपके वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? तो इनका नाम जरूर आप लोग साथियों याद रखना। तो 98 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भगवान दास ने की थी। कहता है पाकिस्तान की मांग आपके किस वर्ष मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी? तो सही, इसका जो है 99 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब 1940 हो जाएगा। तो याद रखना, पाकिस्तान की मांग वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। तो 99 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 पूछता है, खालिस्तान के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो याद रखना, ये आपके जो है सहायक संधि जो प्रणाली थी, इसके अनुसार जो है आपके ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र शस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 101 क्या कहता है? कहता है कि स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया हो। यह बयान आपके किसने दिया था? तो ऐसा बयान आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। तो 101 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन कहता है, कामकाजी महिलाओं के लिए काम करने की परिस्थितियां उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके यौन उत्पीड़न की रोकथाम और इसके संगठन के लिए व्यवस्था करना भी शामिल है। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो याद रखना, ये आपके किस आर्टिकल के अंतर्गत आएगा? तो ये आपके आर्टिकल 42 के अंतर्गत आता है। तो 102 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता है, यदि संसद किसी साधारण विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकता है? तो याद रखना, आपके राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में क्या कर सकता है? तो 103 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। तो 103 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, इसको भी हम लोग समझते हैं। कहता है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है? तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन आपका सही हो जाएगा। तो जब आप ये सारे कथन पढ़ेंगे तो इनमें से जो सही कथन आपको मिलेगा वो आपको भारतीय संविधान के अनुसार 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की रीति से संबंधित है या प्रक्रिया से संबंधित है। तो यही आपका जो है सत्य कथन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब 104 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस विधेयक पर विचार विमर्श के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई थी? तो याद रखना, वो आपके दहेज निषेध विधेयक जो था 1961 में लाया गया था, उसके लिए जो है आपके राष्ट्रपति ने पहली बार ऐसा हुआ था कि लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुलाया था। तो 105 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर कहता है, बैरन द्वीप आपका कहाँ स्थित है? तो याद रखना, जो आपका बैरन द्वीप समूह है ये आपके अंडमान सागर में स्थित हो जाएगा बैरन द्वीप। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं क्या कहता है, किस फसल को उत्तम अनाज में वर्गीकृत किया गया है? तो वो आपकी कौन सी फसल हो जाएगी जिसको आपके उत्तम अनाज के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो ये क्वेश्चन का सही जवाब 107 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गेहूँ। गेहूँ जो ऐसी फसल है इसको उत्तम अनाज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से हिमालय के गिरिपथ पर पाया जाने वाला वन कौन सा है? तो याद रखना, जो आपके हिमालय के गिरिपथ पर पाया जाने वाला वन है तो वो आपका पर्णपाती वन हो जाएगा। तो 108 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर कहता है कि 109 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन आदि महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? तो याद रखना, 9 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका फ्रांस हो जाएगा। फ्रांस जो है ये आपके आदि महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। तो 109 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 110 नंबर कहता है, भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी नहीं है? तो याद रखना, आपकी जो भूटान की सीमा है ये आपके उड़ीसा राज्य के साथ नहीं जुड़ी हुई है। तो 110 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो याद रखना, जो आपके डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया गया था वो आपके नई दिल्ली में किया गया था। क्वेश्चन नंबर कहता है, पीएम ऊषा योजना आपकी किससे संबंधित है? तो जो आपकी पीएम ऊषा योजना है ये आपके किससे रिलेटेड हो जाएगी? तो ये आपके एजुकेशन यानी शिक्षा से संबंधित है। तो 112 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाल ही में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड बेस्ट एक्टर को अवार्ड मिला है। तो आप लोग करंट, तो याद रखना इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिन्हें जो है हाल ही में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। और कौन सा अवार्ड है? दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड। फिर कहता है 114 नंबर पूछता है आपसे कि इंडिया एट द 100 एन विजनिंग टुमारोज
इकोनॉमिक पावर हाउस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो याद रखना इस पुस्तक के जो लेखक हो जाएंगे वो आपके प्रोफेसर के.वी. सुब्रमण्यम हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? प्रोफेसर के.वी. सुब्रमण्यम इनका नाम हो जाएगा, जिन्होंने आपकी इंडिया एट दी 100 एनविजनिंग पुस्तक को लिखा है। तो इनका नाम यही आपका हो जाएगा, कौन सा? प्रोफेसर के.वी. सुब्रमण्यम। तो 114 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहता है तरंग शक्ति सैन्य अभ्यास 2024 का पहला चरण जो है ये किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो याद रखना ये आपके किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो 115 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपके तमिलनाडु में आयोजित किया गया था। फिर कहता है सेमोफाइट्स उत्पन्न कहाँ होते हैं? जो आपके सेमोफाइट्स होते हैं एग्जाम में पूछा जाए कहाँ पर उत्पन्न होते हैं, तो जरूर याद रखना ये आपके बालू एवं बजरी में उत्पन्न होते हैं। कौन? आपके सेमोफाइट्स। फिर कहता है 117 नंबर अम्ल वर्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो याद रखना जो आपके अम्ल वर्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है अगर आपसे एग्जाम में पूछता है, तो रॉबर्ट एंगस स्मिथ को हम लोग जो है अम्ल वर्षा के जनक के रूप में जानते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन कहता है जल को शुद्ध करने के लिए किस एलम का उपयोग करते हैं? तो जल को अगर आपको शुद्ध करना है तो हम लोग उसके लिए पोटास एलम का उपयोग करते हैं। तो 118 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है नॉक नी सिंड्रोम क्या होता है? तो जो आपका नॉक नी सिंड्रोम होता है ये आपका अगर एग्जाम में पूछा जाता है क्या होता है, तो ये आपके फ्लोराइड विषाक्तता का कारण होता है। क्या होता है? फ्लोराइड विषाक्तता के कारण जो है आपके नॉक नी सिंड्रोम होता है। एग्जाम में पूछा जाए कि नॉक नी सिंड्रोम क्या होता है, तो ये आपके फ्लोराइड विषाक्तता के कारण है। तो 119 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपके मार्सियोपिल्स का उदाहरण है? तो मार्सियोपिल्स का जो उदाहरण हो जाएगा इनमें से वो आपका कंगारू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 121 क्या कहता है। ध्वनि रोधक कमरों के निर्माण हेतु प्रयुक्त शैवाल कौन सा होता है? तो याद रखना वो आपका प्रयुक्त शैवाल जो होगा डाइटम हो जाएगा। 122 नंबर क्वेश्चन कहता है दूरदृष्टि दोष के निवारण में किसको प्रयुक्त किया जाता है? तो याद रखना हम लोग दूरदृष्टि के निवारण के लिए किसको प्रयुक्त करते हैं? तो आपके उत्तल लेंस को। ठीक है, निश्चित फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयुक्त करते हैं। 122 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहता है कोई वस्तु यदि स्थिर है, निश्चित वेग से एक सीधी रेखा में गति कर रही है, तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो याद रखना ये आपके न्यूटन की किस गति के सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आपके न्यूटन के गति के प्रथम नियम पर आधारित है। तो 123 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 124 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है बड़ी और चौड़ी पट्टियों वाले कंधे से लटकने वाले जो बैग होते हैं, लटकाने वाले बैग को उठाकर ले जाना अधिक आसान क्यों होता है? तो चलिए देखते हैं। यानी जो लोग हम लोग बैग जो है अपनी पीठ पर टांगते हैं, कुछ भी उसमें कपड़े वगैरह किताबें वगैरह भरकर, तो पूछा गया उसको उठाने में आसानी क्यों होती है? तो याद रखना इसके पीछे की जो मुख्य वजह होती है वो बैग द्वारा लगाया जाने वाला जो दाब है वो आपका क्या हो जाता है? घट जाता है। ऐसी स्थिति में तभी जो है भारी से भारी चीज़ें हमको बैग अपनी पीठ पर उठाना क्या होता है? आसान होता है। तो 124 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 125 देखते हैं क्या कहता है। कहता है इनमें से कौन सा कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंधयुक्त हरे पीले रंग के गैस के रूप में होता है? तो याद रखना वो आपका क्लोरीन होता है। तो 125 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर कहता है निम्न में कैडमियम की गलनीय मिश्र धातु कौन सी है? तो याद रखना इसमें से आपकी कौन सी मिश्र धातु हो जाएगी? तो 126 का सही जवाब आपका काष्ठ धातु हो जाएगी। ठीक है। फिर कहता है 127 नंबर क्वेश्चन प्लास्टिक की वह किस्म कौन रखना कॉन्टेक्ट लेंस के निर्माण में हम लोग किसको प्रयोग करते हैं? तो 127 का सही जवाब होगा ल्यूसाइड का प्रयोग करते हैं। सी हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन कहता है 28 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जीव आपके मोलस्क परिवार से संबंधित है? तो ये आपका घोंघा जो है ये आपके मोलस्क परिवार से संबंधित हो जाएगा। 128 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 129 नंबर क्वेश्चन कहता है किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है? तो ऐसा किस हार्मोन के कारण होता है? याद रखना है जो आपकी जो एड्रिनल होता है, एड्रिनल के कारण जो है आपके हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब जो है आपके बढ़ जाती है। तो 129 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहता है धमनियाँ रक्त का वहन करती हैं जो किससे भरी होती हैं? तो याद रखना ये आपके किससे भरी होती हैं अगर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपके ऑक्सीजन से भरी होती हैं धमनियाँ जो होती हैं। तो 130 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आपसे क्या कहता है। 131 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना था? तो याद रखना वो आपकी कौन सी योजना हो जाएगी? स्वामित्वा योजना हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। कहता है 132 नंबर क्वेश्चन कहता है 20 सूत्री कार्यक्रम किस वर्ष किया गया था? तो ये आपकी 1975 में किया गया था।
पे कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून के निवर्तन के दौरान वर्षा होती है? तो याद रखना वो आपके तमिलनाडु में होती है। मानसून के निवर्तन के दौरान वर्षा किस राज्य में होती है? तमिलनाडु में। 133 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 134 नंबर क्या कहता है? कौन सा सरकार द्वारा लिए गए कुल ऋण का सबसे सही अनुमान है? तो सबसे सही अनुमान जो आपका हो जाएगा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो वो आपका हो जाएगा राजकोषीय घाटा। 134 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नंबर 135 आपसे कहता है सरकारी बजट आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकारी प्राप्तियों और सरकारी व्यय के अनुमानों का विवरण है। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि जो है ये किस अनुमानों का विवरण हो जाएगा? आपके 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच जो है ये आपके भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि होती है। इसको आप लोग जरूर याद रखना, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में जो भी क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस किए वो सारे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो, जिस जगह पर बैठकर इतनी गर्मी में हम आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं, आपसे यही हमारी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग अपनी इस वीडियो को बिना लाइक और बिना शेयर के बिल्कुल ना जाना। और अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे और ये जो हम आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहे हैं तो सेम आपके जिस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये प्रैक्टिस सेट तैयार किए गए। तो प्लीज़ आप लोग जो भी पीआरटी वाले छात्र हैं ये सेशन उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, लास्ट में आप लोगों से